हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझाते हैं। देखिए, जैसे हम लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे कंडक्टर। कोई भी मान लीजिए कि कंडक्टर बॉडी इस तरह का आर्बिट्ररी शेप का, ठीक है। और अगर कोई भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज करते हैं, ठीक है ना, चार्ज देते हैं, प्लस चार्ज देते हैं, माइनस चार्ज देते हैं, तो होता क्या है कि इसके अंदर जो चार्जेज होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, और रिपेल कर करके जो है ये जो है सभी चार्जेज वो जाके सरफेस पे जाके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इस तरह से कुछ जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम ज्यादा होता है वहां पे चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है वहां पे चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है वहां पे चार्ज की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो चार्ज की डेंसिटी क्या है, कम। ठीक है, इस तरह से। अब क्या होता है कि चार्ज देने के बाद भी ये सारे चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में आ जाते हैं, मतलब जाकर सरफेस पे जाकर रुक जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि ये चार्जेस जो है प्लस चार्जेस और ये प्लस चार्जेस ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। उसी तरह ए प्लस चार्जेस क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। उसी तरह ए प्लस चार्ज ए भी प्लस चार्ज क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। मतलब ए जो यहाँ पे जाकर सारा जो है प्लस चार्जेस जाकर जमा हो गए, तो जमा होने के बाद भी जो है क्या हो रहा है कि एक दूसरे पे क्या होना चाह रहे हैं, एक्सपांड होना चाह रहे हैं, एक्सपांड होना चाह रहे हैं। एक्सपांड होने की वजह से क्या होगा कि मान लीजिए कि हम अगर छोटा सा पार्ट अगर हम यहाँ पे कट करें इस तरह से, इतना सा छोटा सा पार्ट अगर हम कट करें इतना दूर, ठीक है ना, इतना सा छोटा सा, तो इस छोटा सा पार्ट का जो है, छोटा सा पार्ट थे, मान लीजिए छोटा सा पार्ट जो है वन पार्ट है, और इस बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है इतना पार्ट छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट जो है वो इस फर्स्ट चार्ज पर जो है क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और रिपेल होने की वजह से इस पे जो है एक प्रेशर क्रिएट होगा, एक रिपेल होने की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की वजह से इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, लेट्स इसकी अगर एरिया छोटा सा हम लिए हैं डी ए कंडक्टर का, तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्रिएट होगा, और उस प्रेशर का वैल्यू होगा यहाँ पर हमारा क्या, प्रेशर का वैल्यू होगा डी एफ अपॉन डी, डी एफ अपॉन डी, ये हो गया हमारा प्रेशर। ठीक है, तो ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है किसके कारण हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण हुआ है, जो कौन लगाया है, इस पार्ट को छोड़ के बाकी जो चार्जेज हैं वो जो है इस पॉइंट पे कितना फोर्स ऊपर की तरफ जो है रिपेल किए हैं, वही फोर्स जो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जिस एरिया पे लगा है उसे डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रेशर। कौन सा प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर, क्योंकि फोर्स जो है कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, पता चल गया होगा कि चार्जेस जो होते हैं वो सरफेस पे जाके बाद में भी जो है सरफेस पे जाके रुक जाते हैं, फिर भी जो है एक दूसरे के एक्सपांड होना चाहते हैं। उससे क्या होता है कि पूरे कंडक्टर के सरफेस पे जो है एक प्रेशर क्रिएट होता है बाहर की तरफ, और वही प्रेशर क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर कहलाता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं dF बाई डी। तो ध्यान से देखिए यहां पर कि dF प्रेशर इक्वल टू dF, प्रेशर इक्वल टू जो dF अपॉन dA है, ये dF किसकी वजह से, एक प्रेशर जो है क्रिएट हुआ dF अपॉन dA, तो dF जो है फोर्स जो है वो किसकी वजह से है, क्या फर्स्ट पार्ट की वजह से है, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट पार्ट पे जो है उस सेकेंड पार्ट के द्वारा जो फोर्स लगाया गया है वो है, तो ये फोर्स बेसिकली सेकेंड पार्ट के द्वारा है, सेकेंड पार्ट के द्वारा है। और यहाँ का चार्ज जो है, यहाँ के चार्ज मान लीजिए यहाँ का चार्ज जो है छोटा सा कितना है, dq, पूरा पे चार्ज अगर q है तो इस पे चार्ज कितना होगा, dq का छोटा सा एरिया dA पर। तो इस dq चार्ज पे जो फोर्स लगाया है वो कौन लगाया है, सेकेंड पार्ट लगाया है। क्या लगाया है, सेकेंड पार्ट। इसका मतलब है कि अगर हम dF की जगह पर अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेकेंड पार्ट की वजह से, सेकेंड पार्ट की वजह से E2 लिख दिए अपॉन कितना, dA,
कितना डी, समझ गए ना, डी, ये हो गया। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सवाल में वो दिया हुआ है, सवाल में इस कंडक्टर का सिग्मा कितना दिया हुआ है, सिग्मा। तो क्या हम डी क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी ए? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमको पता होता है कि डी क्यू जो है बेसिकली क्या होता है, सिग्मा जो होता है वो होता है डी क्यू बाई डी ए। तो बेसिकली हम यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं। बाई कितना, इंटू ई टू बाई डी ए, डी ए से डी ए कैंसिल, और प्रेशर आ गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना, सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, सेकेंड पार्ट की वजह से। लेकिन बात है कि ये जो कंडक्टर है इसके सेकेंड पार्ट की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम कैलकुलेट करना सिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसमें देखिए हमको कैसे निकालेंगे, सेकेंड पार्ट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, मान लीजिए कि यही कंडक्टर है हमारा, इस तरह का एक कंडक्टर है, और कंडक्टर पे जो चार्ज है वो इस तरह का है। जहां पे सरफेस फ्लैट है वहां पे चार्ज दूर दूर होगा, जहां पे सरफेस नजदीक है वहां पे चार्ज कम ज्यादा होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं, सुनिएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है कंडक्टर के सरफेस पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी कितना दिया हुआ है, सिग्मा। तो हम क्या करेंगे कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं वहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस इस तरह का हम बना लिए, इस तरह का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है इस तरह का ऐसे हम बना लिए, ऐसे गॉसियन सरफेस बना लिए छोटा सा, ठीक है, गॉसियन सरफेस बना दी। ध्यान से देखिए कि ये जो छोटा सा चार्ज है, छोटा सा पार्ट है सरफेस डी, ये छोटा सा पार्ट कितना है, डी ए सरफेस है, डी ए सरफेस। तो इसका एरिया भी कितना होगा, कोस डी ए होगा, इसका भी एरिया कितना होगा, कोस डी ए होगा, अच्छी बात है, डी होगा। ध्यान से देखिए कि इस छोटे से प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली कहां होगा, आउटवर्ड, ई फैक्टर, ठीक है, ई फैक्टर। अगर हम यहां पर गॉस लॉ यूज करें गॉसियन सरफेस में, तो हमको पता होता है कि फ्लक्स जो होता है, नेट फ्लक्स, वो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड क्या होता है, बेसिकली उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है वो अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग पढ़े हुए हैं गॉस लॉ में, गॉस लॉ पढ़े हुए। तो ध्यान से देखिए कि फ्लक्स कितना है, चलिए देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे है, और एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा, जीरो, ठीक है। इस लेटरल सरफेस की एरिया सरफेस की वजह से जो है फील्ड लाइन जो है आगे की तरफ है और एरिया वेक्टर पीछे की तरफ है, तो जो है फ्लक्स कितना होगा, जीरो। अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हम बोल रहे हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, समझ गया ना। अच्छा, नेट, अच्छी बात है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है ई, और एरिया वेक्टर इस पॉइंट पे है डी ए वेक्टर आगे की तरफ ही। तो यहाँ पर फ्लक्स लिखेंगे इसकी वजह से, लेटरल सरफेस के एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया होगा परपेंडिकुलर, डी ए वेक्टर सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है देखिए, और इसके परपेंडिकुलर है तो कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा। उसी तरह यहाँ पर एरिया वेक्टर जो है इस तरह से सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फिर इसके वजह से जो है कोई फ्लक्स नहीं आएगा। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो इसकी वजह से कोई लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं पास होगी। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो इस रीजन की वजह से होगा। कौन सा रीजन की वजह से, इस वाला रीजन की वजह से, ठीक है। कितना होगा फ्लक्स, तो हम लिखेंगे फ्लक्स, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एरिया डी ए इंटू कॉस थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है, cos 0 डिग्री है, बराबर क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड कितना है, छोटा सा चार्ज है डी क्यू बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट,
ध्यान से देखिए कि E इंटू डी ए बराबर डी क्यू, डी क्यू को लिखेंगे सिग्मा इंटू डी ए अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट, डी ए से डी ए कैंसिल, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सरफेस पे कितना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सरफेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास पता चल गया कितना है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सिग्मा बाई क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। जहां पे सिग्मा ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ज्यादा होगा, जहां पे सिग्मा कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे सिग्मा जो है उलेट सिग्मा 1 है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो होगा सिग्मा 1 बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए कि इस सरफेस पे मान लीजिए कि जो है सिग्मा 2 है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई यहाँ पे पूछे तो यहाँ पे बताएंगे सिग्मा 3 बाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 3 है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछे वहां पे सिग्मा अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट। ये होता है कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आगे चलते हैं। ध्यान से, हमको पता चल गया कि कंडक्टर के सरफेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0, और ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, मैंने आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छी बात है, समझिएगा। यहां पर एक हम कंडक्टर ऐसे बना दिए, चलिए, और चार्ज मान लीजिए इस तरह से दे दिए। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, यहाँ पे फ्लैट सरफेस है तो चार्ज की डेंसिटी कम होगी, यहाँ पे ज्यादा होगा कम होगा। ठीक है, इस तरह से ये वही कंडक्टर है। अब आराम से समझिएगा कि अगर हम एक पॉइंट ए वाला उठा ले ए और एक पॉइंट उठा ले यहाँ पे बी, ठीक है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट यहाँ पे उठा ले हम बी, ए और बी में जो है क्या क्या अंतर है हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा। जैसे देखिए कि अगर हम छोटा सा इतना सा पार्ट हम कंसीडर करें, लेट्स दिस पार्ट इज 1 और बाकी जो पार्ट है उस पार्ट को हम बोल देते हैं 2। ये जो छोटा सा पार्ट कंसीडर किए हैं उसका सरफेस जो है कितना है डीए है, ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा जो है दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ध्यान से देखिए कि छोटे से डीए सरफेस और बाकी जो सेकेंड पार्ट है, बताइए हम बी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीख गए कितना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। ये सबको पता है क्योंकि ए पॉइंट जो है वो कंडक्टर के अंदर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस पूरे कंडक्टर की वजह से वो कितना होगा 0 होगा। लेकिन क्या बात समझ रहे हैं कि 0 क्यों हुआ? नेट हम बोल रहे हैं, मतलब देखिए ध्यान, इस प्लस चार्ज की वजह से, फर्स्ट चार्ज की वजह से, ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट जो है इस पे चार्ज कितना है प्लस है, तो इस प्लस चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे। हम बोले थे, आप बोलिएगा कि सर आप बोले थे कि जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, हम बोले थे नेट, हम इंडिविजुअल नहीं बोले थे। ध्यान से देखिए कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट की वजह से इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इवन होगा, ठीक है। लेकिन ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आना चाहिए कितना 0, ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आना चाहिए। इसका मतलब है ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है कि जो सेकेंड पार्ट है उस सेकेंड पार्ट की वजह से जरूर जो है वो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा रेडियली आउटवर्ड होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर हम ए पॉइंट को थोड़ा सा और इधर बनाएं ऐसे, ए पॉइंट पे यहाँ पे, तो ए पॉइंट पे इस फर्स्ट पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर है, और सेकेंड पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा, इक्वल और अपोजिट होगा। इक्वल अपोजिट इसलिए होगा क्योंकि ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए 0 होना चाहिए, मतलब ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फर्स्ट पार्ट की वजह से इधर होगा रेडियली इनवर्ड, और सेकेंड पार्ट की वजह से रेडियली आउटवर्ड होगा। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब है पॉइंट पता चला कि E1 बराबर क्या होना चाहिए, E2 होना चाहिए। E1 बराबर क्या होना चाहिए, E2 होना चाहिए। अच्छी बात है। ध्यान से देखिए कि इस बी पर्टिकुलर पॉइंट बी पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट बी पर जो है किसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप लोग बोलिएगा सही बात है, एक प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है E1, और इस सेकेंड पार्ट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ है E2। समझ में आया ना? एक फर्स्ट पार्ट की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है E1, और सेकेंड पार्ट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E2। ध्यान से देखिए कि बी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से, फर्स्ट पार्ट की वजह से जो है, और प्लस सेकेंड पार्ट की वजह से है,
और बताइए कि बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीख चुके हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई कितना एप्सिलॉन नॉट बराबर E1 प्लस E2। ध्यान से देखिए कि E1 और E2 क्या है बराबर है। E1 और E2 बराबर है, इसको हम थोड़ा देर के लिए E बोल देते हैं, तो E और E कितना हो जाएगा 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट डी पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों बराबर है। और सेकेंड पार्ट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। समझ में आया? इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट की वजह से बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सेकेंड पार्ट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बी पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी कम्स आउट टू बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब है कि सेकेंड पार्ट की वजह से बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्रेशर तो वही तो था, प्रेशर इक्वल टू सिग्मा इनटू सेकेंड पॉइंट सेकेंड वायर की सेकेंड कंडक्टर की वजह से सॉरी सेकेंड सरफेस की वजह से बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारे पास आया है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, गुना कर देंगे तो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? तो हमको पता चल गया कि किसी भी कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर क्रिएट होता है वो कितना होता है सिग्मा स्क्वायर बाई कितना होता है 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अच्छा, इसको एक और फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, समझिएगा क्या, समझिएगा क्या। देखिए हमको पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि अगर हम सिग्मा का वैल्यू निकाल लें तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, ठीक है। रुकिए एक मिनट, ध्यान से समझिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा देर के लिए ई बोले तो बताइए कि सिग्मा बराबर हो जाएगा ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा की जगह पे ई इंटू एप्सिलॉन नॉट उसका होल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर का वैल्यू आ गया कितना 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो दोनों फार्मूला आप याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी याद कर सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, जहां पे ई कितना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर के बारे में। चलिए, ऑल द बेस्ट।